नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर प्रेप इंडिया में। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। हालांकि नाम वीकली है, परंतु हम आज कवर करेंगे 1 से 14 जून तक के सारे करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। इनमें से कौन है जो यूएन महासभा के 81वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं? एंटोनियो गुटेरेस, खलीलुर रहमान, फिलेमोन यंग या ली जेमिंग? संयुक्त उत्तर है हमारा खलीलुर रहमान। ये हमारे यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश के ये विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। इन्हें चुना गया है इस यूएन महासभा के लिए अध्यक्ष, जो कि अभी सितंबर से शुरू होने वाला है। डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। इनमें से आपको बताना है डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किन्हें सौंपा गया है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजेश कुमार सिंह। श्री राजेश कुमार सिंह ये पहले हमारे डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये हमारे पहले डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। आज के समय पर इनको डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अतिरिक्त प्रभार मतलब इनके पास एक और डिपार्टमेंट है अभी, ये R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी ये सचिव हैं अभी। भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख यानी एडमिरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? दिनेश त्रिपाठी, संजय जसजीत सिंह, कृष्ण स्वामीनाथन या आर हरि कुमार? इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण स्वामीनाथन। इन्हें भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख यानी एडमिरल के रूप में चुना गया है। एडमिरल ये हाईएस्ट पोस्ट होती है इंडियन नेवी की, उनके रूप में अभी इनको नियुक्ति दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं। इनमें आपको बताना है सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है। अभी हाल में ही सीबीएसई से जुड़े बहुत सारे विवाद आए थे कॉपी चेकिंग को लेकर के, क्लास 12 वगैरह के कॉपी चेकिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। उसके बाद से सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रशांत सीताराम लोखंडे। इन्हें सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंडिया एआई मिशन के नए सीईओ हैं। आपको बताना है इनमें से कौन इंडिया एआई मिशन के नए सीईओ हैं? सौरभ विजय, अमिताभ कांत, संदीप पौंड्रिकिया, आलोक कुमार? तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरभ विजय। सौरभ विजय हाल में ही इंडिया एआई के नए सीईओ घोषित किए गए। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से कौन सम्मानित हुई हैं? ये आपको बताना है। भारत की सेना की कौन सी मेजर है जो संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित की गई है? तो इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेजर अभिलाषा बराक। मेजर अभिलाषा बराक, इन्हें हाल में ही यूएन राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ष 2025 के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ये लेबनान में पोस्टेड है वर्तमान में, लेबनान। वहाँ शांति प्रक्रिया में इन्होंने भाग लिया था, उसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन स्वर्ण पदक 2026 से सम्मानित होने वाली हस्ती है। ये देखिए, ये जर्मनी में है। एक आप बोल सकते हैं साइंस लैब है, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है बहुत सारे साइंटिस्ट द्वारा। तो इंडियन ओरिजिन के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वहाँ सेल डिवीजन को लेकर के एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके लिए उन्हें इस यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, और उनका नाम है गौतम डे। गौतम डे किस देश के साथ अनुबंध में अडानी पोर्ट्स ने एलएनजी निर्यात परियोजना के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समुद्री सेवा अनुबंध हासिल किया है? तो देखिए, अडानी पोर्ट्स ने हाल में ही एलएनजी निर्यात परियोजना के लिए जो सेवा अनुबंध हासिल किया है वह देश है दक्षिणी अमेरिका का देश अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ अभी इनका एमओयू साइन हुआ है एलएनजी निर्यात को लेकर के, और ये इसकी कुल लागत, कुल परियोजना जो है 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से कितने हस्तियों को सम्मानित किया गया है? अभी वर्तमान में हाल में ही कुछ समय पहले संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए नाम घोषित किए गए थे, तो आपको बताना है कितने हस्तियों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। 7 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ये देखिए, ये है इनके नाम: रामलाल बरेठ, एवी आनंद, रीता गांगुली, पुरु दधीच, चंद्रजन ज्योति भी, पशुपति राव शर्मा और सुधारानी रघुपति। इन 7 को
संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप मेजुराना 2 किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एनवीडिया या फिर मेटा? तो यह चिप जो है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है मेजुराना 2, इसे विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। यह माइक्रोसॉफ्ट की चिप है। मेजुराना 1 भी एक चिप आई थी, उसका एडवांस वर्जन अब इन्होंने विकसित किया है। सिप्री ईयरबुक 2026 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से कथन है। वर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य रिकॉर्ड 2 सैन्य व्यय रिकॉर्ड 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह स्टेटमेंट सही है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है, यह भी बात सही है। जबकि भारत इस सूची में 5वें स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत 5वां सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है सैन्य के लिए, सैन्य व्यवस्था के लिए। फिर देखते हैं वैश्विक हथियार आयात में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। यह स्टेटमेंट गलत है। पहले भले था भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, पर आज के समय पे सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है यूक्रेन। यूक्रेन आज के समय पर सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, तो यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे और देखते हैं वैश्विक हथियार निर्यात में अकेले यूएसए की हिस्सेदारी 42% है, यह भी बिल्कुल सही है। 42% जो वेपन एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी है वो केवल यूएसए की है। और यदि हम मिला लें यूएसए के साथ चाइना, और मिला लें साथ में फ्रांस, और मिला लें साथ में रूस, तो इनको मिला करके ही जो टोटल हिस्सेदारी है वह 70% की हो जाती है। सिप्री ईयरबुक 2026 के अनुसार भारत 92.1 बिलियन डॉलर के सैन्य व्यय के साथ विश्व में कौन से स्थान पर है? तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसमें भी यह था। इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 5वें स्थान पर है। स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 है जिसका हाल में ही परीक्षण किया गया था, उससे संबंधित कथन है जिसके बारे में हमको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। यह हवा से सतह पर मार करने वाला एक स्वदेशी मिसाइल है, यह बिल्कुल सही है। यह एयर टू सरफेस मिसाइल है, यह स्टेटमेंट सही है। इसका सफल उड़ान परीक्षण सुखोई 30 MKI यानी सुखोई 30 मार्क 1 लड़ाकू विमान से किया गया था, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1। अभी हाल में उड़ीसा के चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया था रुद्रम 2 का। वर्ष 2026 में संपन्न हुए पहले बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी हमको बताना है इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, और साथ में हमको बताना है कि इसमें कितने मित्र भागीदार देशों ने भाग लिया था। हिंद महासागर क्षेत्र में यह अभ्यास हुआ, साथ में 12 देशों ने भाग लिया, या प्रशांत महासागर क्षेत्र में अभ्यास हुआ और 10 देशों ने भाग लिया, या दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र में यह अभ्यास हुआ और 15 देशों ने भाग लिया, या फिर मध्य एशिया क्षेत्र में यह अभ्यास हुआ और 8 देशों ने भाग लिया। तो यह तीनों ऑप्शन गलत हैं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हिंद महासागर क्षेत्र में यह अभ्यास किया गया था और कुल 12 देशों ने इसमें भाग लिया था। यह देखिए प्रगति का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओशियन रीजन, यह इसका फुल फॉर्म है। कुल 12 देशों ने भाग लिया था। मुख्यतः इसमें आसियान कंट्री शामिल थी, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस, ये सब आसपास के जो देश हैं उन्होंने भाग लिया था। भूटान ने भी इसमें भाग लिया था, म्यांमार ने इसमें भाग लिया था, ऐसे करके कुल 12 देशों ने इसमें भाग लिया था। भारत ने सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग के दौरान किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो शांग्रीला डायलॉग जो कि सिंगापुर में आयोजित होता है, वहां पर भारत ने एक मिसाइल बेच करके आया है और उसके लिए समझौता हस्ताक्षर हुआ है देश वियतनाम के साथ, द कंट्री ऑफ वियतनाम। वियतनाम को हम ब्रह्मोस मिसाइल अब एक्सपोर्ट करने वाले हैं। पहले ही हम फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के जोधपुर में परीक्षण किए गए उन्नत स्वदेशी एआई संचालित अनमैन एरियल व्हीकल का क्या नाम है? राजस्थान के जोधपुर में इसका परीक्षण किया गया और यह स्वदेशी यूएवी है और साथ में यह एआई संचालित है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है दिव्यास्त्र मार्क 1। दिव्यास्त्र मार्क 1, ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे, यह उत्तर है इसका दिव्यास्त्र मार्क 1।
SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से हमको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। इसके 8वें संस्करण का आयोजन 25 मई से 6 जून तक गोवा में आयोजित किया गया था, यह बिल्कुल सही है। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ब्लू टाइग्रेस ने फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर यह खिताब जीता, यह भी बिल्कुल सही है। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया है और 7 वर्षों बाद यह कप जीता है, छठवीं बार भारत ने इस कप का इस खिताब को हासिल किया है, परंतु अभी तक का यह सबसे लंबा अंतराल रहा है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ये सही है। नॉर्वे शतरंज 2026 के 14वें संस्करण में विजेताओं के संबंध में कौन सा मिलान सही है, यह हमको बताना है। ओपन सेक्शन में ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद, महिला वर्ग में बिबिसारा असाऊ बायेवा, या फिर ओपन सेक्शन में मैग्नस कार्लसन, महिला वर्ग में आर वैशाली, ऐसे ऑप्शंस हैं। हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन ए। ओपन सेक्शन में ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने जीता था, यह आपको मालूम होगा। महिला वर्ग में बिबिसारा असाऊ बायेवा, जो कि कजाकिस्तान से आती हैं संभवतः, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता था, नॉर्वे शतरंज। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 में किसने फ्लेवियो कोबोली, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, उनको हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। इन्होंने अभी हाल में ही फ्रेंच ओपन जीता, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ये बिलोंग करते हैं द कंट्री ऑफ जर्मनी से। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें हमको बताना है कौन से कथन सही हैं। इसके 22वें संस्करण का आयोजन हांगकांग में आयोजित किया गया था। चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर रहा। तो यह देखिए 22वां संस्करण था, यह भी सही है। इसका आयोजन हांगकांग चाइना में किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। इस चैंपियनशिप में चाइना पहले स्थान पर रहा, यह भी सही है, और भारत दूसरे स्थान पर रहा, यह भी सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत इस पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारतीय दल के प्रदर्शन के संबंध में कौन सा आंकड़ा सही नहीं है? हमको बताना है कौन सा कथन असत्य है इसमें। भारतीय दल में कुल 48 एथलीट यानी 30 पुरुष 18 महिलाएं शामिल थी, यह बिल्कुल सही है। भारत ने प्रतियोगिता में कुल 19 पदक जीते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। भारत द्वारा जीते गए पदकों में 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है, यह भी सही है। पदक तालिका में भारत कुल 18 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा है, यह स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने देखा 19 पदक और साथ में स्थान रहा है भारत का सेकंड। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। इस ऐतिहासिक प्रथम चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में किया गया था, यह बिल्कुल सही है। अभी हाल में ही 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में ही इसका आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का शुभंकर वीर द लायन, यह वीर एम लायन नहीं, यह वीर द लॉयन है, वीर द लॉयन, यह बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य योगासन को राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और ओलंपिक 2036 में शामिल कराने का प्रयास है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। यह पहला ऐसा विश्व योगासन चैंपियनशिप था, पहला। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। तीसरी बात आपको याद रखनी है, इसका शुभंकर वीर द लॉयन था। चौथी बात इसमें आपको याद रखनी है कि इसका उद्देश्य हमारा है, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि इसे ओलंपिक में शामिल कराया जाए, साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इसे शामिल कराया जाए। इसमें हो ना हो, ओलंपिक में तो हमको इसको शामिल करा कर रहना है, यह भारत ने थोड़ा प्रण जैसा लिया हुआ है। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों का सही क्रम कौन सा है? भारत अर्जेंटीना जापान, या भारत जापान अर्जेंटीना, जापान भारत अर्जेंटीना, या भारत अर्जेंटीना जापान? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारत जापान अर्जेंटीना। भारत ने इसमें कुल 114 पदक जीते हैं, जिसमें 102 के आसपास तो शायद गोल्ड मेडल ही है। तो इसमें भारत पहले नंबर पर रहा है, जापान दूसरे नंबर पर और अर्जेंटीना फिर तीसरे नंबर पर।
फॉर्मूला वन रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 में सबसे कम उम्र के विजेता कौन बने हैं? मैक्स वर्स्टेपन, ये गलत। लुइस हैमिल्टन, ये भी गलत। चार्ल्स लेक्लेयर, ये भी गलत। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, केमी एंटोनेली। ये इटली से बिलोंग करते हैं। अभी इन्होंने फॉर्मूला वन में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हाहाकार मचाया हुआ है, लगातार ये रेसेस जीत रहे हैं और लगता है इस साल की चैंपियनशिप भी इन्हीं के हाथों जा सकती है। अभी तो यही दिख रहा है, आगे हम देखते हैं कैसा रहता है। बाकी 19 वर्षीय हैं ये, केवल 19 साल की उम्र में इन्होंने ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता। एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 में इन कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा कथन सही है यह हमको पहचानना है। तो एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप, इसका आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में किया गया था, यह सही है। भारत की सविता श्रीवास्तव ने इसमें महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, यह भी सही है। इस जीत से सविता श्रीवास्तव ने 2027 फिडे महिला विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के 100वें रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है इन कथनों में से कौन से कथन सही। 100वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है, यह आपको बताना है। 100वां रामसर स्थल जो घोषित किया गया है यह यूपी के बलिया जिले में स्थित सुरहा ताल। भारत में अब टोटल 100 रामसर स्थल हो गए हैं। 100वां जो बना है सुरहा ताल, यह लोकेटेड है बलिया जिले में। चलिए अब इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। यह गंगा नदी बेसिन के मध्य प्रवाह क्षेत्र में स्थित एक प्राकृतिक और सदाबहार गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक है, यह बिल्कुल सही है। यह रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, यह भी सही है। और 1991 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, यह भी सही है। तो 1991 में जब इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, यह घोषित किया गया था, नामकरण इनका दिया गया था उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इस पक्षी अभ्यारण्य का नाम दिया गया था। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर हमारे सही हैं। रामसर स्थलों के संदर्भ में वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर भारत की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह हमको बताना है। रामसर स्थलों के संदर्भ में भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है, यह बिल्कुल सही है। पहले भी था, अभी भी है, वैश्विक और आगे भी रहेगा। चलिए, वैश्विक स्तर पर भारत यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद तीसरे स्थान पर है, यह भी सही है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो तीसरे स्थान पर आता है भारत सबसे अधिक रामसर स्थल के मामले में। यह नया स्थल उत्तर प्रदेश राज्य का 13वां राम स्थल है, यह बिल्कुल सही है। इस लिहाज से यह भारत में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आता है तमिलनाडु। हमारे देश में तमिलनाडु में ही सबसे ज्यादा रामसर स्थल वर्तमान में है, 20 है। ऊपर दिए गए सभी कथन सही, ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि सारे कथन सही हैं, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा अनावरण किए गए E85 ईंधन में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात क्रमशः कितना होता है। ये देखिए थोड़ा विवाद का विषय बना हुआ है अभी, इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो E85 में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा E85, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि एकदम एक्यूरेट 85% 15% रखना थोड़ा मुश्किल होता है, एकदम एक्यूरेसी नहीं होती, इसमें आसपास की डेटा रहती है। इसलिए हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 से 85% एथेनॉल और साथ में 15 से 20% पेट्रोल। फ्लेक्स फ्यूल वाहन और भारत के एथेनॉल अभियान संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है वो हमको बताना है। तो फ्लेक्स फ्यूल वाहन के इंजन E20 से, ये ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहन के इंजन E20 से लेकर E100 तक के ईंधन मिश्रण पर चल सकते हैं, यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से लेकर के 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग तक यह ईंधन मिश्रण पर चल सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। इन्हें बोला जाता है फ्लेक्स फ्यूल इंजन, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, जो E20 से लेकर E100 तक के सभी ईंधन मिश्रण पर चल सकते हैं। भारत का फ्लेक्स फ्यूल अभियान USA की तकनीक से प्रेरित है, यह गलत है। देखिए ये क्या है, एथेनॉल है, ये मुख्यतः है एथेनॉल। ये बनाया जाता है गन्ने की खोई यानी बगास से ज़्यादा करके बनाया जाता है। और विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा गन्ना, ये सब कहाँ होता है, ये होते हैं आपके ब्राज़ील।
इसलिए हमारा यह जो अभियान है वो ब्राज़ील से प्रेरित है, क्योंकि वहाँ भी ये चीज़ें चल रही हैं। सबसे ज़्यादा एथेनॉल प्रोडक्शन आज के समय पर ब्राज़ील में होता है। तो हमारा ये जो अभियान है वो ब्राज़ील से प्रेरित है, ना कि यूएसए से। आगे देखते हैं, ब्राज़ील में लगभग 80% हल्के वाहन उच्च एथेनॉल मिश्रण आधारित फ्लेक्स फ्यूल तकनीक का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही, यही हमारी प्रेरणा का कारण है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे वाहन होते हैं जिनके इंजन एथेनॉल पेट्रोल के विभिन्न मिश्रणों पर काम कर सकते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश में समुद्र क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता वाला एक शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया? तो अभी हाल में ही भूकंप आया था, बहुत तेज। वह आया था आपके फिलीपींस मिंडानाओ में, यानी मिंडानाओ क्षेत्र था, देश है फिलीपींस। पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या लिखे हैं। इसमें से हमको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। यह रेहड़ी पटरी वालों यानी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के 15,000, 25,000, 50,000 रुपए तक की क्रमिक किस्तों में कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है। यह बिल्कुल सही है। 15,000 पहले यदि आपने उसे वापस कर दिया तो 25,000 के लिए आप पात्र हो जाते हैं, और यदि इसको भी आपने रिटर्न कर दिया तो 50,000 तक की ऋण हासिल करने के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। वर्ष 2025 में हुए इसके पुनर्गठन के बाद योजना की अवधि 31 मार्च 2030 तक कर दी गई है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यह दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, ये बी नहीं है, ये सी है। तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वो एक और दो दोनों। हाल ही में प्रारंभ किए गए यानी मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज जल मिशन यानी महाजल मिशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यह मिशन अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। यह बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य जल क्षेत्र में केवल बड़े उद्योगों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुसंधान वित्त पोषण प्रदान करना। यह बिल्कुल गलत है। इसमें एमएसएमईज भी शामिल हैं, इसमें विश्वविद्यालय भी शामिल है, यूनिवर्सिटी वगैरह भी शामिल है। ठीक, तो इसमें केवल बड़े उद्योग शामिल नहीं है, इसमें और भी क्षेत्र इसमें शामिल है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। फिर अगला देखते हैं, यह मिशन विज्ञान, उद्योग, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ने वाला सहयोगात्मक मंच विकसित करेगा। यह बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं, इस मिशन के अंतर्गत पेयजल और जल उपयोग दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था सहित 5 प्राथमिक विषयों को शामिल किया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। आप जानते होंगे अभी महाराष्ट्र में कैसा जल संकट चल रहा है, ठीक, तो उसे ही लेकर के उसी टाइप की जल संरक्षण की दिशा में और उसके उपयोगी मतलब एफिशिएंट यूज के लिए यह एक मिशन लाया गया है, जिसे बोला गया है महाजल मिशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये अभी हाल में ही प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना शुरू की गई है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर डाला है, फुल लेंथ वीडियो है 10 मिनट की। उसमें आप देखेंगे पूरी योजना आपको समझ आ जाएगी। आगे के पेपर में इससे जुड़े विषयों पर क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू, चाहे आपके एमसीक्यू बने या फिर आपके पीसीएस मेंस वगैरह में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। भारतीय छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करना। फिर देश के प्राथमिक विद्यालयों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं, एनआरआई, ओसीआई, पीआईओज को भारत के शीर्ष सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों से जोड़ना, या फिर केवल रक्षा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह हमारा मेन उद्देश्य है, टारगेट हमारा यही है। ये देखिए, ब्रेन ड्रेन जो हमारे भारत से हो रहा है उसको हमको रोकने के लिए ये लाया गया है। इसके अंतर्गत उद्देश्य क्या है, जो भी हमारे रिनाउंड साइंटिस्ट वगैरह हैं, रिनाउंड रिसर्चर्स हैं, जिनका नाम अच्छा बड़ा है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो काम करते हैं, उनको भारत वापस लाना है। उसके लिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव प्रोविजंस रखे गए हैं। इसीलिए एनआरआईज, ओसीआई कार्ड होल्डर्स और पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को इसके तहत पात्र रखा गया है, और इनको बुला करके भारत के शीर्ष सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों से, यानी जो सीएसआईआर के अंतर्गत लैब्स होते हैं, उनमें इनको जोड़ना, यह एक तरीके का मुख्य टारगेट है।
प्रधानमंत्री रिसर्च योजना के तहत अनुसंधान और नवाचार के लिए कितने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और इसमें कौन से आवेदक पात्र हैं? तो आवेदक तो आपको अभी क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं इसमें कितने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। 10 प्राथमिकता, 13, 15 या 8? तो यहाँ पर 13 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। कुल 13 प्राथमिकता वाले क्षेत्र चयनित किए गए हैं और यह तो आपको ही पता होगा आवेदक आवेदक कौन कौन से पात्र हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर, पीआईयूज और जो भारतीय नागरिक जो विदेशों में काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य यानी भव्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से हमको बताना है सही कौन से हैं। देखते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर में निवेश के लिए 100 विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है। यह बिल्कुल सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्षों की अवधि में इन पार्कों को विकसित करने के लिए 33,360 करोड़ रुपए की बजटीय आवंटन को मंजूरी दी है। यह भी सही है। एनआईसीडीसी द्वारा इस योजना को कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन एजेंसी नामित किया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। तो यह तीनों ऑप्शन सही है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लाया गई योजना है। इसके अंतर्गत 100 आपकी औद्योगिक पार्क यानी इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करना है। कैसी? प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले यानी कोई ऐसा औद्योगिक पार्क है जिसमें हम सारी फैसिलिटीज पहले से ही विकसित करके देंगे, यानी इसमें रोड कनेक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, फायर सेफ्टी नॉर्म्स, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एयर कनेक्शन, फिर आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट कनेक्शन, ये सारी चीज़ों की सुविधाएं इसमें उपलब्ध होगी। यानी जो भी इन्वेस्टर है वो आएगा, जमीन खरीदेगा, सीधे यूनिट सेटअप करके अपना काम शुरू कर सकता है। इसे बोला जाता है प्लग एंड प्ले। जैसे हम कोई भी आप मोबाइल चार्जिंग करते हैं, सीधा आप चार्जर लगाए मोबाइल में, चार्जर जो है आप पिन लगाए और फिर चार्जिंग शुरू हो जाती है। प्लग एंड प्ले उसी को बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी प्लग एंड प्ले। उनको अपने तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं है, ना उनको रोड वहाँ बनाने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए किसी भी प्रकार की कोई इधर उधर की हरकत करने की जरूरत नहीं है। वो सीधा वहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, वो आएंगे, यूनिट सेटअप करेंगे और उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। भव्य योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले औद्योगिक पार्कों का आकार और अवसंरचना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा सही नहीं है, वह हमको बताना है। पार्कों का आकार अलग अलग राज्यों की आवश्यकता और प्रतिबद्धता के आधार पर भिन्न होगा। यह बिल्कुल सही है। मैदानी क्षेत्रों और बड़े शहरों के पास पार्कों का न्यूनतम आकार 5,000 एकड़ तक होना अनिवार्य है। यह गलत है। पहाड़ी क्षेत्रों, छोटे यूटीज और पूर्वोत्तर राज्यों में इन पार्कों का आकार 25 एकड़ तक हो सकता है। यह बिल्कुल सही। पहाड़ी क्षेत्र के राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए न्यूनतम आकार 25 एकड़ डिसाइड किया गया है। इन पार्कों में ये सारी फैसिलिटीज होंगी। ये बिल्कुल सही है। प्लग एंड प्ले वाली सुविधाएं होंगी। यह भी बिल्कुल सही है। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक, यह हो जाएगा हमारा उत्तर। यहाँ पर न्यूनतम आकार 5,000 एकड़ तक नहीं, 100 से 1,000 एकड़ तक डिसाइड किया गया है। यानी 100 एकड़ मिनिमम, 5,000 एकड़ में। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य योजना के वित्तीय कार्यान्वयन मॉडल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और हमें इसमें बताना है कौन से कथन सही हैं। यह योजना केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, जो केंद्र राज्य साझेदारी मॉडल 51:49 यानी 51:49 पर आधारित है। यह सही है। 51% जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, 49% राज्य सरकार वहन करेगी परियोजना का खर्च। इसके तहत भारत सरकार कोर, मूल्यवर्धित और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान करेगी। यह भी सही है। प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की सहायता भारत सरकार प्रदान करने वाली है। योजना प्रतिस्पर्धी भूमि मूल्यांकन लागत का 25% तक अनुदान देगी। यह भी सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये इसके कुछ प्रोविजंस है। ठीक, ये जब भी इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह बनेंगे, परियोजना खर्च आएगी, उसमें से 51% केंद्र सरकार वहन करेगी, 49 राज्य सरकार वहन करेगी। फिर कोई भूमि अधिग्रहण वगैरह करना है, ठीक, उसकी जैसे कीमत है 100 करोड़ रुपए, तो उसमें से भूमि लागत का 25% तक अनुदान केंद्र सरकार प्रदान कर सकती है। यानी 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान राज्य सरकार को प्रदान करेगी। और इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने के लिए भी प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान कर सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तक की बात हो रही है। जरूरी नहीं कि 1 करोड़ रुपए हैंड टू हैंड वो दे ही दे। हो सकता है 25 लाख दे, हो सकता है 50 लाख दे, या फिर हो सकता है 1 करोड़ रुपए पूरे दे दे। यह सरकार पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। भव्य पोर्टल योजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यह हमको बताना है।
जून जुलाई 2026 के दौरान सभी 100 पार्कों का निर्माण एक साथ शुरू किया जाएगा। प्रथम चरण में जून जुलाई 2026 के दौरान 20 पार्क और द्वितीय चरण में 30 पार्कों के साथ इसका कार्यान्वयन शुरू होगा, या फिर पहले 6 महीने में 25 पार्कों को विकसित किया जाएगा, या फिर बिना किसी नीतिगत बदलाव के एक ही दिशा निर्देश के तहत पूरा किया जाएगा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है यह हमको बताना है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, इसे फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा, ना कि एक साथ। इसे हम फेज्ड मैनर में लागू करेंगे, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी सारे स्टेटमेंट ये गलत है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको इसमें बताना है सही कौन से हैं। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है, यह सही है। आधुनिक आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक में ट्रैक किए जाने वाले कुल आइटमों की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 कर दी गई है। यह भी बिल्कुल सही है। हमारे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये दोनों बिल्कुल सही है। यह बात तो आपको खास करके ध्यान रखनी है, यह बिल्कुल एग्जाम में आ ही सकता है। आपको आधार वर्ष याद रखना है 2022-23 है, वो बिल्कुल ऑप्शन आपको 2021-22, 20-21 इतने क्लोजली दे सकता है, तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली याद रखना है 2022-23। फिर देखते हैं केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, बड़ा टंग ट्विस्टर सा नाम है ये, द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष किस वर्ष में परिवर्तित किया गया, यह देखिए। इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभी हमने देखा 2022-23। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.7% के पूर्वानुमान से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो लगभग 30 पॉइंट की इसमें घटाया है फिच रेटिंग एजेंसी ने, यूएस बेस्ड है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 6.4% अभी कर दिया है। यानी वित्तीय वर्ष 2027 में हमारा जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहेगा, ऐसा मानना है फिच रेटिंग्स का। अगला देखते हैं कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए और हमको इसमें बताना है सही कौन से हैं। यह यूरोपियन यूनियन द्वारा लाया गया एक आयात शुल्क है जो गैर यूरोपियन यूनियन देशों से आने वाली कार्बन गहन वस्तुओं पर लागू होता है। यानी जिन वस्तुओं को बनाने में कार्बन उत्सर्जन होता है उन वस्तुओं के आयात पर लगाया गया ये शुल्क है। यह बिल्कुल सही है। ये अपने क्लाइमेट को लेकर कुछ ज़्यादा ही जागरूक रहते हैं, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। तो ऐसा इन्होंने कर लगाया है। फिर यह यूरोपियन यूनियन के फिट फॉर 55 पैकेज का हिस्सा है जिसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कम से कम 55% की कमी लानी है। यह भी बिल्कुल सही है, 55% की कमी लाना है, पर कौन से वर्ष के हिसाब से? 1990 में जितना उत्सर्जन कार्बन का होता था उसके हिसाब से 55% तक उसमें कमी लानी है वर्ष 2030 तक, ये इसका उद्देश्य है। यह तंत्र वर्तमान में लोहा, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम, बिजली जैसे उत्पादों पर लागू है। यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपियन यूनियन द्वारा ये कर लगाया गया है कार्बन टैक्स। भारत और चाइना द्वारा इसका खुल करके विरोध हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन देखा जाए तो भारत और चाइना से ही होता है, इसलिए ये दोनों देश बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। किसे दक्षिण कोरिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अभी हाल में ही दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, हान सेयोंग-सुक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जून 2026 में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम के संबंध में युग्मों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा सही है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये देखिए आपको डेट याद रखनी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका थीम प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, यह बिल्कुल सही है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विज्ञान से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन, यह भी बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हेन ऑडिट मैटर्स, ये आपको नाम समझ में आ रहा होगा, ऑडिट की बात हो रही है। तो हमारे जो पूर्व कैग रहे हैं उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, विनोद राय। श्री विनोद राय द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको इसमें बताना है सही कौन सा है। तो NFHS 6 रिपोर्ट में मणिपुर का कवर नहीं किया गया था, यह बिल्कुल सही है क्योंकि वहां पर अभी केओस मचा हुआ था इस रिपोर्ट के सर्वे के दौरान, इसलिए उसको शामिल नहीं किया गया।
रिपोर्ट में 101 संकेतकों को शामिल किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत की प्रजनन दर 2.0 दर्ज की गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत की फर्टिलिटी रेट 2.0 दर्ज की गई है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर देखते हैं भव्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको इसमें बताना है सही कौन से हैं। ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, तो आई होप इसके उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। यह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, यह सही है। इसका उद्देश्य 6 वर्षों में 100 निवेश तैयार औद्योगिक पार्क विकसित करना है, यह भी सही है। इसका क्रियान्वयन केंद्र राज्य द्वारा 51:49 साझेदारी मॉडल पर आधारित है, यह भी सही है। इसका कार्यान्वयन NICDC द्वारा किया जाएगा, यह भी सही है। यानी हमारे चारों ऑप्शन, चारों स्टेटमेंट सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भव्य पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह इसमें भी हमको बताना है। परियोजनाओं के लिए औद्योगिक पार्कों का आकार केवल 1000 एकड़ निर्धारित किया गया है, यह गलत है। जैसा मैंने पहले भी बताया है, 100 एकड़ से लेकर के 1000 एकड़ तक का आकार निश्चित किया गया है। आगे की स्टेटमेंट और देखते हैं। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए औद्योगिक पार्क का न्यूनतम आकार 25 एकड़ रखा गया है, यह बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर भारत सरकार केवल भूमि लागत का 100% अनुदान प्रदान करेगी, यह गलत है। 25% अनुदान प्रदान करने वाली है। यह पोर्टल केवल DPR तैयार करने तक सीमित है, निगरानी की सुविधा प्रदान नहीं करता, यह भी गलत है। यह निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है, यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है प्रोजेक्ट वगैरह की, इन सब का भी यहाँ पर से निगरानी की जा सकती है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही एक कथन सही है। फिर अगला देखते हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लेक्स फ्यूल वाहन में फिर हमको इसमें बताना है सही कौन से हैं। ये वाहन इथेनॉल और पेट्रोल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं, यह सही है। E20 से E100 तक के ईंधन मिश्रण का उपयोग इसमें किया जा सकता है, यह भी सही है। भारत का फ्लेक्स फ्यूल अभियान ब्राजील से प्रेरित है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए ये आते हैं हमारे वीकली करंट अफेयर्स, जो कि बेस था 1 जून से लेकर के 14 जून तक। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीक का भी लाएंगे 15 से 22 जून तक का। जल्द ही एक उसके बारे में एक फुल वीडियो अपलोड करूंगा, और साथ में आप योजनाओं के भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं जो चैनल में अपलोडेड है। तो चलिए यह था इस सप्ताह का, यानी 1 से 14 जून तक के करंट अफेयर्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।